हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे ओलंपिक के बारे में। आज हमारा विषय ओलंपिक क्यों है? क्योंकि आज है 26 जुलाई और आज से ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत हो रही है। यह खेल प्रारंभ हो रहे हैं पेरिस, फ्रांस में। तो चलिए, आज का हमारा विषय है ओलंपिक ना, तो इसके बारे में हम आपको बताते हैं और ट्राई करेंगे कि आपको जल्दी से जल्दी सारे फैक्ट याद हो जाए और इसके आगे डाटा बढ़ाना आपका काम होगा। ठीक है, तो चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं और आप इन फैक्ट्स को ध्यान देंगे। सबसे पहले ओलंपिक खेलों की हम शुरुआत की बात करते हैं तो 1776 बीसी 776 बीसी में ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी ग्रीस से। उस समय रोमन राजा था थियोडोसियस, तो थियोडोसियस के द्वारा इन खेलों की शुरुआत की गई। और आधुनिक ओलंपिक खेलों की जब हम बात करते हैं कि जो मॉडर्न ओलंपिक गेम है इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो पहले वाले ईयर में आ रहा था 776 बीसी। इसमें भी आपको 6 से पीछे देखने को मिलेगा 1896 एडी ईसा में इन खेलों की शुरुआत हुई। जहां पर प्राचीन खेल हुए थे वहीं पर आपके न्यू खेल भी होंगे, एथेंस। तो एथेंस से इसकी शुरुआत होती है। अब इन नवीनतम खेलों की शुरुआत किसके द्वारा की गई? इस समय अध्यक्ष कौन था जिसने इस खेल की शुरुआत की? तो जिसको खेलों से प्यार होगा वह करेगा, तो पियरे डी कुबर्टीन। तो ओलंपिक, आधुनिक ओलंपिक खेलों के जन्मदाता जो है वो है आपके पियरे डी कुबर्टीन। चलिए आगे बात करते हैं। अब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब हुई? और ऐसे ही आप देखेंगे इंडियन ओलंपिक कमेटी। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक परिषद की बात करते हैं तो परिषद या काउंसिल का कार्य क्या होता है? चारों तरफ की व्यवस्थाओं को देखना। तो 1894 जब आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत होगी 1896 में, तो 2 साल पहले गठित हो जाएगी उसकी परिषद। 1894 का है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक परिषद। जब आप भारत की ओलंपिक परिषद की बात करते हो, इंडियन ओलंपिक काउंसिल, भारतीय ओलंपिक परिषद, तो उसका ईयर है 1924। तो आपको याद ही रखना है कि परिषद चारों तरफ का कार्य करेगी। तो 1894 अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर है और 1924 आपका भारतीय स्तर पर है। चलिए अब बात करते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो होती है इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो जब हम यहां पर सदस्यों की संख्या की बात करेंगे तो सभी को पता है कि कोई भी काउंसिल बनेगी, कोई भी परिषद बनेगी, अध्यक्ष तो एक होगा। तो इसमें अध्यक्ष की संख्या होती है 1। जब आप लिखते हैं उपाध्यक्ष, तो उपाध्यक्ष में ऊ जो बनता है वो 3 के जैसे बनता है, तो उपाध्यक्ष होते हैं 3। और सदस्य 7, तो 7 सदस्य, 1 अध्यक्ष और 3 उपाध्यक्ष। पहली बार इसमें भारत की तरफ से किसी महिला सदस्य की नियुक्ति हुई है या अपॉइंट होकर गई है, वो है नीता अंबानी जी। और नीता अंबानी जी का कार्यकाल एक्सटेंड हुआ और वो इस बार फिर से ओलंपिक कमेटी की महिला सदस्य बनी हुई है। 129वें नंबर का जो सत्र था उस समय इन्हें महिला सदस्य के रूप में अपॉइंट किया गया था। और रिसेंट 2 दिन पहले का ही फैक्ट है, लगभग 24 जुलाई को एक बार और इन्हें आगे कार्यकाल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। आगे अब दोस्तों बात करते हैं कि आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1894 में तो हो गई। भारत ने पहली बार पार्टिसिपेट करना कब प्रारंभ किया? तो भारत की पहली बार भागीदारी आई थी दूसरे ओलंपिक में, मतलब सन 1900 में। तो सन 1900 में भारतीयों ने पहली बार ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया और इसमें भी ओवरऑल मतलब महिलाओं ने भी पहली बार ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था सन 1900। पर यह भारतीय महिलाओं का फैक्ट नहीं है, यह फैक्ट है कि ओलंपिक में महिलाओं ने कब हिस्सेदारी की, तो ये सन है 1900। भारत के द्वारा ओलंपिक में पहली बार कब पार्टिसिपेट किया गया, तो उसका भी सन है 1900। अब बात करते हैं आगे की। अब हम यहां पर एक बात करेंगे कि अब यहां पर हम बात करते हैं कि जो हमारा ये ओलंपिक का फ्लैग होता है उस फ्लैग में कुछ कलर होते हैं ना, उसका सर्किल क्या होता है। तो एक आपको मैप कुछ इस तरीके का दिखेगा, तो आप देखेंगे कि इसमें 3 छल्ले होते हैं। एक छल्ला होता है वो होता है आपका ब्लू कलर का, एक छल्ला होता है उसके बाद ब्लैक कलर का, और एक और रिंग होता है वो होता है रेड कलर का। तो ये 3 छल्ले इस सीक्वेंस में होते हैं। उसके बाद इनके नीचे होता है एक येलो और एक होता है ग्रीन।
अब ये जो हमारे 5 छल्ले हैं ये कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ब्लू वाला छल्ला दिया गया है यूरोप के लिए, ब्लैक रिंग अफ्रीका को रिप्रेजेंट करता है, जो रेड है वो रिप्रेजेंट करता है अमेरिका को, जो येलो वाला है वो रिप्रेजेंट करता है एशिया को, और जो ग्रीन वाला छल्ला है वो रिप्रेजेंट करता है ऑस्ट्रेलिया को। अब ये कॉन्सेप्ट कब आया था कि एक ध्वज भी होना चाहिए। ये जो हमारा गेम है, ओलंपिक खेल है, इसका एक ध्वज भी होना चाहिए। तो इसकी जब हम बात करते हैं तो ये जो कॉन्सेप्ट आया कि एक ध्वज भी होना चाहिए, तो इसका कॉन्सेप्ट आया था 1913 में। एक राष्ट्रीय ध्वज या एक खेल का ध्वज होना चाहिए, इसका कॉन्सेप्ट आया था 1913 में। तो आपको याद रखना है कि जब ध्वज की बात होती है तो तेरा मेरा ज्यादा होता है, इसका झंडा फहरेगा, उसका झंडा फहरेगा, तेरा झंडा लगेगा, मेरा झंडा लगेगा। 1913 तो पहली बार ओलंपिक ध्वज की जब बात होगी तो उसका सन क्या होगा? 1913। परंतु रेगुलर तौर पर यह ध्वज फहराया गया पहली बार कब? तो 1920 एंटवर्प बेल्जियम ओलंपिक। तो 1920 के एंटवर्प बेल्जियम ओलंपिक में पहली बार ध्वज को फहराया गया था। उसके बाद इसका आदर्श वाक्य क्या है? तो जब हम ध्वज लेकर निकलेंगे तब हम नारे भी लगाएंगे, हम अपने आदर्श वाक्यों को भी बोलेंगे। तो ओलंपिक का आदर्श वाक्य ये भी 1920 में एंटवर्प बेल्जियम ओलंपिक से लाया गया था या लिया गया था। और इसका में जो इसका आदर्श वाक्य वो है सिटियस अल्टियस फोर्टियस। सिटियस अल्टियस फोर्टियस। तो सिटियस का मतलब है तेज, अल्टियस का मतलब है ऊंचा, और फोर्टियस का मतलब है बलवान। तो अल्टियस सिटियस फोर्टियस इसका आपका आदर्श वाक्य है। हम बात करते हैं कि ओलंपिक की एक मसाल होती है जो कि एथेंस में एक मंदिर है, हेरा मंदिर। हेरा मंदिर में इस मसाल को जलाया जाता है, और ये किसी मतलब आग वगैरह के द्वारा नहीं लगाया जाता है। ये जो सूर्य की लाइट होती है, सनलाइट होती है, उसके द्वारा इस मसाल को प्रज्वलित किया जाता है। ये मसाल का प्रज्वलन होता है हेरा एथेंस से। फिर जिस भी कंट्री में ओलंपिक होने वाला है वहां तक इसकी पैदल मार्च निकलती है, और बहुत सारे राष्ट्रों से होते हुए यह पहुंचता है आपका हेरा मंदिर पर। आगे बात करते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट कब आया। ये जो मसाल का कॉन्सेप्ट था ये कब आया? तो 1928 1928 में मसाल जलाने का कॉन्सेप्ट आया। पर रेगुलर तौर पर ये मसाल कब से इस्तेमाल की जाने लगी? तो 1936 1936। तो 1936 से इसको रेगुलर बेसिस पे लाया गया, जबकि इसकी प्रोसेस की शुरुआत कब हो गई थी? 1928 में। चलिए अब हम आते हैं सेकेंड स्लाइड्स की तरफ। चलिए अब हम बात करते हैं पदक के बारे में, ओलंपिक पदक के बारे में हम बात करते हैं। तो ओलंपिक पदक जैसे आपको पता है हर टूर्नामेंट में या हर इवेंट में ही 3 प्रकार के पदक दिए जाते हैं: स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक। तो गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल। जो सिल्वर मेडल है इस बार के लिए कुछ चीजें चेंज हुई है, यहाँ पर टेक्निकलिटी में बदलाव किया गया है। तो जो गोल्ड मेडल है वो 529 ग्राम का है, जो सिल्वर मेडल है वो 525 ग्राम का है, और जो कांस्य पदक है वो 455 ग्राम का है। तो ये ग्राम में हम आपको यूनिट बता दे रहे हैं, 429, 525, और ब्रॉन्ज मेडल है 455 ग्राम का। पहले जो इसका वृत्त हुआ करता था, मतलब जो पहले इसका डायमीटर हुआ करता था, इसका जो साइज हुआ करता था वो था आपका 60 mm। इसका जो वृत्त होता था वो 60 mm का होता था। इस बार इसका जो वृत्त है वो 85 mm का है, 85 मिलीमीटर का है। इसकी मोटाई की यदि बात करते हैं तो पहले इसकी मोटाई होती थी 3 मिलीमीटर, इस बार हो गया है 9.2 mm। तो कुल मिलाकर आज तक के जितने भी ओलंपिक पदक थे ये इस बार के पदक सबसे बड़े पदक हैं। तो 85 mm इसका वृत्त है पूरा, और 9.2 mm इसकी मोटाई है। अब बात करते हैं कि जो पहला गोल्ड है, स्वर्ण पदक है, उसमें सिल्वर का कंटेन कितना है? तो 95.4%, लगभग 95% इसमें चांदी होगी, और लगभग 5% या 4.6% इस पे गोल्ड होगा। तो जो स्वर्ण पदक होता है वो लगभग 95 से लेकर 96% सिल्वर का बना होता है, और 4 से लेकर 4.5% इसमें केवल गोल्ड होता है। चलिए पहले ये डाटा 92.5% और 6 ग्राम का था, इस बार चेंज हो चुका है। सिल्वर मेडल की बात करते हैं तो सिल्वर मेडल 96% जो है वो लगभग चांदी का है, और 4% इसमें लोहा है।
अब आपको लगेगा ये लोहा कहाँ से आ गया या चांदी में लोहा क्या कर रहा है, तो उसके पीछे भी एक जानकारी है, वो अभी आपको बताते हैं। कांस्य पदक की बात करते हैं तो ब्रॉन्ज मेडल, ब्रॉन्ज मेडल में है कॉपर, टिन, जैसे आपको पता होना चाहिए कि कांसा कॉपर और टिन का कॉम्बिनेशन होता है, उससे बनती है कांसा धातु। तो कॉपर, टिन, साथ में जिंक और लोहा, ये 4 धातुओं की कॉम्बिनेशन से तैयार हुआ है कांस्य पदक। सब में लोहा क्यों मिल रहा है? क्योंकि इस बार क्या किया गया है, एफिल टावर, तो जो हमारे पदक है उसमें एफिल टावर का लोहा भी ऐड किया गया है, तो इसमें मिला हुआ है आपका एफिल टावर का लोहा, इसलिए आपको चांदी में भी लोहा मिल रहा है और कांसे में भी आपको लोहा मिल रहा है। तो एफिल टावर का थोड़ा सा पीस लेकर उसको मिला दिया गया है मेटल के साथ में, मेडल के साथ में। आगे अब बात करते हैं इसके शेप की, बात करते हैं आकार की बात करते हैं। तो आपको आपका फ्रंट व्यू और बैक व्यू दोनों देखने को मिलेगा मेडल में। यहां पर आपको जब आप इसके फ्रंट व्यू की बात करेंगे तो आपको यहां पर आपको एक अष्टकोण देखने को मिलेगा, अष्टभुजाओं का एक कोण देखने को मिलेगा जो कि फ्रांस के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करेगा। बीच में आपको यहां पर मोटो देखने को मिलेगा। इस बार जो ओलंपिक का मोटो है वो जलती हुई मसाल या ज्वाला को बताया गया है जो आपकी एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। तो मोटो के बीच में आपको एक ज्वाला देखने को मिलेगी, इसके नीचे लिखा हुआ होगा पेरिस 2024 और वही 5 छल्ले आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। ओलंपिक पदक में आपको बहुत सारी रेज, लाइट और किरणें निकलती हुई सी दिखेंगी। तो ये पेरिस को सिटी ऑफ लाइट भी कहा जाता है, उसको रिप्रेजेंट करती हैं ये रेखाएं, तो इसको सिटी ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करती है। शेप ऑफ फ्रांस को रिप्रेजेंट करता है ये आपका जो एडगोनल यहां पर बना है वो। अब इसके अगले बैक साइड की बात करते हैं। तो बैक साइड में आपको बीच में एक देवी की मूर्ति मिलेगी, देवी का चित्र देखने को मिलेगा जो कि नाइकी है, नाइकी है ना, नाइक अपन को पता है कि एक सिंबल है नाइक, तो नाइकी देवी है जो कि विक्ट्री की वहां पर देवी मानी जाती है। तो नाइक ग्रीक गॉडेस ऑफ द विक्ट्री है। एक सेक्शन में आपको यहाँ पर एफिल टावर देखने को मिलेगा और एक तरफ आपको देखने को मिलेगा एक्रोपोलिस। अब एक्रोपोलिस क्या है? एथेंस का वो महल था या वो किला था जहां से ओलंपिक की शुरुआत हुई थी। तो एक्रोपोलिस, एफिल टावर और बीच में आपको मिलेंगी नाइकी देवी। चलिए अब टोटल मेडल की यदि बात करते हैं तो इस बार के ओलंपिक में 5084 मेडल, 5084 मेडल टोटल बने हुए हैं। इस बार जो मेडल का वितरण होना है या फिर खेलों में पार्टिसिपेशन की बात करते हैं तो मेल फीमेल लगभग बराबर, जितने भी पुरुष हैं लगभग उतनी ही महिलाएं पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो 50% मेल और 50% पुरुष का अनुपात है जो कि काफी अच्छा सेक्स रेशियो को यहां पर मेंटेन करता हुआ दिख रहा है। क्षेत्रफल के अनुसार से बात करते हैं तो ये दुनिया का आज तक का सबसे बड़ा ओलंपिक होगा अकॉर्डिंग टू एरिया। कैसे बड़ा हो गया तो बात ये करते हैं। तो फ्रांस के, ठीक, यहां पर यदि बात करते हैं हम तो कुछ चीजें आगे निकल गई ना, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर जब बात करते हैं हम तो फ्रांस की लगभग 16 सिटीज, फ्रांस के 16 शहरों में इसका ऑर्गेनाइज किया जाएगा, इसको आयोजित किया जाएगा। और यहां पर एक नया इवेंट शामिल हुआ है जिसको कहा जाता है सर्फिंग। सर्फिंग क्या है? समुद्र की लहरों के साथ अपने आप को चलाना, वो सर्फिंग कहलाता है। तो सर्फिंग कहां पर होगा? फ्रेंच पोलिनेशिया के ताहिती का तेहुपो बीच पर। तो उस बीच का नाम है ताहिती का तेहुपो बीच, जो पेरिस के शहरों में जहां पर ओलंपिक हो रहा है वहां से 15,716 किलोमीटर दूर है, 15,716 किलोमीटर दूर है पेरिस से। तो इस हिसाब से यदि बात की जाए तो फ्रांस के पास दुनिया का सबसे ज्यादा टाइम जोन है, लगभग 14 टाइम जोन है फ्रांस के पास। ये 12 टाइम जोन तो केवल ये डिस्टेंस ही कवर कर लेती है। तो क्षेत्रफल के अनुसार से यदि बात की जाए तो ये सबसे बड़ा ओलंपिक होगा। ठीक है, हाँ सर कुछ बोल रहे हैं?